भैया हरो खेती गृहस्थी पे विशेषज्ञों की जानकारी को साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी, जो कि किसान वाणी कार्यक्रम को एक हिस्सा है, जो लेके आज के कार्यक्रम में हमारे फिर उपस्थित हो गए हैं। तो भैया हरो एक कार्यक्रम से सबई सुनबे बारों को सतीश साहू की राम राम पहुंच जाए और संगे ही पहुंच जाए भैया दिवाली की छबला भर भर के शुभकामनाएं। सबई जनों को दीपावली जो है मंगलमय हुए। आज ये कार्यक्रम में जो विशेषज्ञ भागीदारी कर रहे हैं उनको परिचय हम करा दे में। जे हैं कृषि महाविद्यालय खुरई से प्रधान वैज्ञानिक और अधिष्ठाता डॉक्टर MP दुबे। तो डॉक्टर साहब, आपको ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे किसान भैया बिन्ना हरे ये कार्यक्रम से जुड़न लगे हैं, तो पहले किसान श्रोता को हैं का आज को भी प्रश्न लेके आए हैं, सुनत हैं जो पहलो फोन। हेलो। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। अरे सतीश भैया, जयराम जी। जय हो भैया, जय हो। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आकाशवाणी परिवार की तरफ से भी भैया सबई सुनने वाले किसान भैया बिन्नारों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पहुंच जाएं। को बोल रहे भैया आप? हम सुनील राय बोल रहे थे, ग्राम बहेरिया साहनी से। अच्छा, चलो भैया, आपको बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहू जी। हम क्या पूछ रहे थे कि एक बोरी DAP कौन तरीका से बनाया जा सकता है, मतलब यूरिया और दानेदार सुपर से। यूरिया और दानेदार सुपर से एक बोरी यूरिया कैसे बनाया जा सकता है? हाँ, एक बोरी यूरिया मतलब कितनो मिलाने पर है। अच्छा भैया। और दूसरा प्रश्न हमारा जो तो साहू जी के मसूर और चना तेवरा बटरी की बोनी कब तक कर सकते हैं? बिल्कुल भैया, तो आपको प्रश्न हमारे कार्यक्रम तक पहुंच गए है। आज ये कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर MP दुबे। उनने भी आपको प्रश्न सुन लो है और वे आपको उत्तर दे रहे हैं। सुनो आप। देखिए, अभी जो प्रश्न आया है मैं उनको बताना चाहूंगा कि यूरिया और दानेदार सिंगल सुपर फास्फेट मिला के DAP की गणना चाहते हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि DAP में 18 और 46 नत्रजन और स्फुर का जो है ना मात्रा रहती है 100 किलो में। 100 किलो में 18 किलो नत्रजन और 40 किलो फास्फोरस जी। इसमें उन्होंने पोटाश का जिक्र नहीं किया, जबकि होना ये चाहिए कि फसल के अनुसार जो विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, खाद्यान्न फसलें, तिलहनी फसलें और दलहनी फसलें, इनकी जो पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है। अच्छा। इन्हीं पोषक तत्वों की अलग अलग फसलों के जो वर्ग हैं, उनमें जो विभिन्न फसलें आती हैं उनकी NPK की जो अनुशंसा है वो लगभग एक समान होती है एक ग्रुप की फसलों में। उसकी गणना हम लोग करते हैं DAP को आधार बना के, अभी तक जो चलता आ रहा है, जो मार्केट में मिल रहा है 12-32-16 या 14-35-14-16 है। तो हम गणना करते हैं जो पोषक तत्व कम से कम मात्रा में चाहिए होता है। अमूमन पोटाश एक ऐसा पोषक तत्व है जो फसलों को नत्रजन और फास्फोरस की तुलना में कम चाहिए होता है। उसको आधार बना के उसको कितना हमको देना है, कितनी उसकी आवश्यकता होती है, उसकी गणना हम पहले NPK खाद जो उपलब्ध है बाजार में 12-32-16 या 14-35-14 कोई भी ग्रेड का, दोनों में से कोई भी ग्रेड का, तो सबसे पहले हम करते हैं कि उस फसल में लगने वाला पोषक तत्व जिसकी डिमांड कम होती है, जिसकी आवश्यकता फसल को कम होती है, उसको आधार बना के हम पहले उस पोषक तत्व की, उदाहरण के तौर पर पोटाश की गणना कर लेते हैं कि कितना हमको कमर्शियल उर्वरक लगेगा। फिर हम ये देखते हैं कि उस पोटाश की पूरी मात्रा फसल को देने के लिए जो हमने गणना करके रखी है, जो NPK 12-32-16 या 14-35-14 जो भी बाजारों में उपलब्ध है, उसकी मात्रा जब हमको ज्ञात हो जाती है तो उस मात्रा में फिर हम ये निकालते हैं कि इतनी मात्रा में फास्फोरस कितना मिल गया और नत्रजन कितना मिल गया। ठीक है ना। बिल्कुल। बचा हुआ फास्फोरस और बची हुई नत्रजन को हम सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से स्फुर की मात्रा की पूर्ति करते हैं उस फसल की आवश्यकता के अनुसार, और नत्रजन की आपूर्ति हम यूरिया खाद के रूप में करते हैं जो बाजार में उपलब्ध है। तो मैं समझता हूँ कि DAP का कॉम्बिनेशन ना बना के हम NPK का कॉम्बिनेशन बनाए सभी फसलों को। मोटे तौर पर मैं किसान भाइयों को अनुशंसा बता देता हूँ। मेरा सुझाव ये है कि हम 12-32-16 NPK की बात करें। अभी खाद्यान्न फसलों में हमारी मुख्य फसल है गेहूं। इसमें नत्रजन 120 किलो नत्रजन, 60 किलो आपका फास्फोरस और 40 किलो संचित अवस्था में पोटाश लगना है, 20 किलो आपका गंधक लगना और 5 किलो जस्ता। जस्ता
6 फसलों के लिए पर्याप्त होता है। अगर मान लो आपने 6 फसलों के भीतर गेहूं बो रहे हैं, उसमें आपने अगर जस्ता दिया है, जिंक सल्फेट के नाम से आता है जस्ता, तो उसकी जरूरत नहीं है देने की। ओके, अच्छा, जी जी। इसी प्रकार से अगर हम दलहनों की बात करें तो 20-60-20 सिंचित अवस्था में जो हम दलहनी फसलें लेते हैं, चना, मसूर, मटर, तेवड़ा, ठीक है ना, आपका 20 और 5 NPK, S और ZN, नत्रजन, स्फुर, पोटाश, गंधक और जस्ता की होती है जी। जस्ता की जैसे मैंने बात की 6 फसलों के लिए पर्याप्त होता है। ये विभिन्न फसलों के जो 3-4 ग्रुप मैंने बताए हैं ना, दलहन, तिलहन, खाद्यान्न, इन सब के लिए लागू होता है। तो इससे ज्यादा मात्रा की जरूरत नहीं होती है। तो अगर पिछले 6 सालों में आपने दावा है तो जरूरत नहीं है। बिल्कुल 6 साल के भीतर अगर दिया है तो ये मात्रा डालने की जरूरत नहीं है। जिंक सल्फेट आपका 25 किलो प्रति हेक्टेयर की अनुशंसा जो हम लोग करते हैं, ठीक है ना। और तीसरा ग्रुप होता है ऑयल सीड्स, दलहन, बिल्कुल, है ना। तो इनके लिए जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है 40, 20, 20, 20 और 5 NPK, S, ZN, ठीक है ना जी। अगर हम असिंचित गेहूं की बात करें तो 60 किलो नत्रजन, 40 किलो स्फोर और 20 किलो पोटाश पर्याप्त होता है असिंचित गेहूं के लिए। असिंचित तो अब खैर होता ही नहीं ना। और एक बार तो असिंचित को सवाल ऐसा भी नहीं उठा कि पानी अच्छा गिर गया है, जल अच्छा गिरा है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चूंकि ये लंबी अवधि की फसल होती है तो इसको कम से कम 2 पानी की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से अगर हमारे किसान भाई पोषक व्यवस्था का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। हम DAP की तरफ ना जाए, हम NPK की तरफ जाए। पोषक तत्व भले कम हो लेकिन संतुलित मात्रा में जरूर हो। अगर आप पोषक तत्वों को असंतुलन करेंगे तो जो पौधे का जो उसकी बनावट है, उसका शरीर है, उसका जो कहना चाहिए स्ट्रेचर है, वो कमजोर होगा। ठीक है ना। कमजोर होने से बीमारियों का घर होगा, कीड़ों का घर होगा। इसलिए किसान भाइयों से पुनः आग्रह है कि आप DAP और यूरिया की बात छोड़ें, NPK की बात करें, ताकि हमारे जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश में NPK का भंडार उचित मात्रा में हो, जिससे फसलों को समुचित पोषण मिल सके, जमीनें भी हमारी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होंगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपने काफी विस्तार से उत्तर दिया, राय साहब के अलावा बाकी किसान भी हमें लगा बहुत अच्छे से समझे हुई हैं। और डॉक्टर साहब इनको एक दूसरा प्रश्न है कि मसूर, चना, तेवरा और बटरी की बोनी कब तक जे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही प्रश्न है। इसकी बोनी दलहनी और तिलहनी संवर्ग में जो भी फसलें आती हैं उनकी बोनी हमारे किसान भाई आसानी से 1 नवंबर से लेके और 15 नवंबर तक कर सकते हैं। उसके बाद अगर करेंगे तो घाटा होगा उत्पादन में। उसके पहले अगर मान लो अक्टूबर में करेंगे, अब तो अक्टूबर समाप्त होने वाला है, जिन किसान भाइयों ने नमी को देख के मसूर या चना बो दिया होगा, यकीन माना है सतीश जी कि उनकी फसल में उगरा लगने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, ऐसा देखा गया है। और भैया हरो अब कार्यक्रम में आगो है समय एक छोटे से विराम को। एक देवारी आपको सुनवाउत है, एक गा रहे हैं राम सहाय पांडे और इनके संगी साथी। गाया रे दूध बगारे पारे।
सही दिन आज गेराही ये सही न सदन हो रे नतराही गोदन धर जान तई खिलावे गाय रे तो भैया हरो राम सहाय पांडे की गाइए दीवारी के बाद अपन फिर चलते हैं अगले किसान श्रोता की तरफ। हेलो हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। हाँ। को बोल रहे भैया, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जिला दमोह, तहसील पथरिया, ग्राम पोस्ट नंदरई। ग्राम पोस्ट नंदरई कहाँ है भैया? नंदरई गांव आपको पथरिया से कौन से मार्ग पे है भैया? यह है पश्चिम मार्ग पे। अच्छा, माने सागरई दिशा में आने पड़ा था फिर। हाँ, पथरिया से। हाँ, काशीराम विश्वकर्मा जी। हाँ। और बैजनाथ जी। लाल सिंह। अच्छा। हाँ, हम वो सुनते हैं आकाशवाणी। अच्छा, चलो भैया, तो मिलके सुनत हो आप और एक लाने, और मिलके आप और एक कार्यक्रम में फोन लगा रहे हो और उत्तर ले रहे हो, एक लाने बहुत बहुत धन्यवाद आप और को। जी सर। बताओ क्या प्रश्न है आपको? सर, गेहूँ बे रहा है, चना बे रहा है, जो बताओ कौन सा बीज बेने? अच्छा, तो गेहूं चना बेबे की तैयारी है आपकी और किस्म आप जानो चाहत हो? हाँ। चलो भैया ठीक है, तो लो आपको हमारे आज के विशेषज्ञ जो है जवाब दे रहे हैं, आप सुनो। देखिए, किस्मों की तो बहुत सारी किस्में हैं। इनको किस्मों की जानकारी तो आपके विकास खंड में जो पथरिया है ना, वहाँ के जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं या जो वहाँ के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हैं, उनसे लिया जा सकता है। साथ में जो उर्वरक की दुकानें होती हैं, या बीज की दुकानें होती हैं, तो हम इनसे बोलना चाहेंगे, इनके साथ साथ सभी किसान भाइयों से, कि जब भी आप कोई आदान व्यवस्था करते हैं किसान, वहाँ जाकर मार्केट में, बाजार में, तो आप अपने व्यापारी को मजबूर करें कि हम आपसे तब तक इनपुट नहीं लेंगे जब तक हमको विभिन्न खादों का जो चार्ट होता है, विभिन्न फसलों में विभिन्न खादों को बेस बनाती हुई, आधार बनाती हुई गणना करके कौन सी फसल में कितने पोषक तत्वों की कितनी आपूर्ति करना होती है, उनके लिए विभिन्न प्रकार के खादों के 6-7 प्रकार के जो देसी खाद आते हैं, उर्वरक आते हैं, उनका क्या कॉम्बिनेशन होता है, एक तो वो जानकारी मांगे। निश्चित रूप से अगर उसको अपनी बिक्री करना होगी तो वो कहीं से न कहीं से जुगाड़ करके किसान को देगा। मेरी बात मान लीजिए सतीश जी, ये व्यापार है। किसान भाई को जागरूक होना चाहिए, पैसा उनकी जेब से जाता है। इसमें मैं व्यापारियों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ किसानों को जागृत कर रहा हूँ। एक तो ये उसकी डिमांड करें, दूसरी डिमांड करें, जैसे बीज वाला कोई स्टोर है या कोई वो है, वहाँ जाएं तो वहाँ उनसे पूछें कि हमारे क्षेत्र में कौन सी प्रजातियां उन्नत हैं,
जिनकी हम बोनी कर सकते हैं। जी जी। ठीक है ना। तो प्रजातियों का जो लेटेस्ट प्रजातियां हम लोग अनुशंसित करते किसानों के लिए अच्छी पैदावार के लिए, उनके पास ये सब प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है जी। तो मेरा सुझाव है किसान भाइयों से, हम लोग तो जानकारी देते रहते हैं और हम लोग का काम यही है, मूल रूप से हम लोग यही करते हैं किसानों के लिए तकनीकी जानकारी देने का। लेकिन जहां वो पैसा लगाते हैं, जहां वो आदान की खरीद फरोख्त करते हैं, उनसे भी कुछ अपने काम की चीज हासिल करें तो उचित होगा। हेलो जी, किसान वाणी से बोल रहे हैं? हाँ, किसान वाणी से बोल रहे भैया। आपको बोल रहे हैं? हाँ, हम कुंदनलाल चौरस के बोल रहे, गौर धामर से। अरे वाह, आप तो नियमित श्रोता हो भैया रेडियो के, है ना? आप सतीश साहब बोल रहे हैं? जी 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 जी, बहुत स्वागत है भैया आपको ये कार्यक्रम में, और दीपावली की बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत, और पूरे स्टाफ को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बिल्कुल भैया, आप भी पूरे परिवार को, मित्रों को, आकाशवाणी परिवार से बहुत शुभकामनाएं पहुंच जाएं। और चौरसिया जी बताओ, आज को क्या प्रश्न है आपको? जी, तो हम एक समस्या है अपनी। हाँ, कि कृषि में दीमक ज्यादा लगे थे। अच्छा। हाँ, तो दीमक के निदान के लिए कुछ बताओ आप, जिसमें हमको किसानों को राहत मिले। चलो, तो आपको प्रश्न बराबर हमारे विशेषज्ञ तक पहुंच गए है। डॉक्टर MP दुबे जी आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं ये बारे में, सुनो आप। जी, देखिए भैया, अभी बहुत अच्छा समय है दीमक के लिए। अभी अगर देखिए, हम जो पुरानी विधि बताएंगे वो तो लागू हो नहीं रही है। नीम की खली 50 किलो से लेके 100 किलो, यानी आधा कुंटल से लेके 1 कुंटल प्रति हेक्टेयर, उसकी हम जुताई के पहले उसको फैला दें, बिखेर दें। ठीक है ना, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में। अगर ज्यादा क्वांटिटी होगी तो वो फायदा करेगी, ज्यादा फायदा करेगी। अच्छा। कम होगी तो थोड़ा उसका प्रभाव कम हो सकता है। तो पहली बखरने के पहले इसको खेत में अच्छी तरह से बिखेर दें। जी। अगर मात्रा कम है तो उसमें मिट्टी मिला दें, गोबर की खाद मिला दें, जिसमें मात्रा ज्यादा हो जाए, और समान रूप से वो एक क्षेत्र में, 1 हेक्टेयर में या 1 एकड़ में, जो भी उनका हिसाब है, उसमें वो समान रूप से वितरित कर दें, छिड़क दें, भुरकाव कर दें, ताकि मिट्टी के हर स्थान पर, हर कोने पर नीम की खली मिल जाए। ठीक है ना जी। या दानेदार या पाउडर रूप में कोई भी कीटनाशी, कोई भी कीटनाशी थिमेट को छोड़कर, जो बेहद जहरीली दवा होती है, इसकी बदबू 2, 3, 4, 5 किलोमीटर के बाहर भी जाती है। आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा। उससे छोटे मोटे जीव जंतु, यहाँ तक कि सांप, बड़े बड़े सांप भी उसमें मर जाते हैं। अच्छा। ये प्रतिबंधित है। उसको छोड़कर बाकी जो दवाइयां हैं, उनकी अनुशंसित मात्रा लगभग 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर होती है, लगभग। ओके, इस मात्रा में समान रूप से उसको गोबर की खाद में या मिट्टी में मिला के उसका आयतन बढ़ा लें, ताकि उस मिट्टी का छिड़काव या बिखराव खेत में हर कोने में हो, हर जगह हो जी। जो किसान भाई उन्नत हैं, जिनके पास ये स्प्रेडर है, ऑलरेडी भुरकाव करने की मशीन है, उससे वो भुरक सकते हैं बिना कोई मिट्टी मिला के या आपका गोबर की खाद मिला के, ये उनके ऊपर है। जी जी जी। अगर ये 2 प्रकार की दवाइयां, जैविक और रासायनिक दवाइयों का बिखराव बखरने के पहले कर देंगे, फिर बोनी करेंगे, फिर पस्तानी करेंगे, इसके बाद तीसरा कूड़ बोनी का होगा। तो 3 कूड़ों में ये जो हमारा जहर है, देसी जहर और विदेशी जहर, रासायनिक जहर, ये मिल जाएगा। और जितने भी भूमिगत कीट हैं उसमें मुख्य रूप से दीमक आती है, सफेद लट आती है, और भी आपका वायर बर्म आता है, और भी कई प्रकार के कीट हो सकते हैं जो हमारी फसलों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं काटकर। उनसे 100% निजात मिलेगी। चलो चौरसिया जी, बहुत धन्यवाद कि आपने हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में भागीदारी करी। नमस्कार। और भैया, कार्यक्रम में एक बार फिर तनक रुकत है। दिवारी है तो दिवारी पे दिवारी न सुनी तो काय की दिवारी, तो दिवारी सुनत है। और ये दिवारी को गा रहे हैं नारायण सिंह और उनके संगी साथी। होती भैया जेठ दूबरी गाय रे, उपजे कन्हैया नंद के ले थापी का तक मास। दिवारी 1-2 दिना गड़े गोकल 12 मास रे, नितराही गो दन धरे फिरे नितई खिला रही गाय।
वृंदावन से बन नहीं रे भैया, नंद गाँव से गाँव रे। और राधा सी बिटिया नहीं फिरे, कृष्णा नाम से नाम वृंदावन की गेल में भैया कठला मोल बिकाए रे। लैली कन्हैया नंद के तोरी पैर विरासन गाए रे। वृंदावन बस बहुत जो भैया होने लगी रीत रे। तनक दही के कारण मोरी बन्या गाते अही रे। जानते मोरो कन्नर नचबे जाए रे। पग खोलेते घूंघरू फिरे, सिर खोल छारे पागल। बड़े तुम्हारे बड़े घरा मालक, बड़े तुम्हारे नाव रे। और बड़े जान के आए हो फिर गलती करियो माफ रे। अरे घोड़ी बेरे माखोरी, अरे बासो के दीन पलाने रे। चंदा सूरज दोई पाए रे, चढ़े आए चतुर सुजान रे। और भैया हरो नारायण सिंह और इनके संगी साथियों की गाई ये दिवारी के बाद अपन फिर सुनत है कि अगले किसान श्रोता को हैं का प्रश्न लेके आए हैं। हेलो। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी, लीलाधर साहू गौजहर पत्रकार बोल रहा था। हमारे यहाँ सीताफल का पेड़ लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। उसमें फल बहुत ही कम आते हैं। अच्छा जी, तो इसमें कौन सी दवाई या कौन सी टॉनिक डालें? तो कितना पुराना पेड़ है भैया? जो पेड़ तो साहब लगभग 10-12 साल को पुराना है। और जो हर साल अच्छा फरा, तो 2 साल से कम फर रहा है। तो जो पौधा आप कहीं से ले आए थे कि जो ऐसा ही जो अपने आप जड़ें बना लिए थे वे पौधा है? हाँ, जो तो साहब अपने आप बहुत हो, हालांकि 4-6 साल अच्छा फल देता रहो।
पूरा पूरा मोहल्ला खाद तो और मतलब 100-150 फल लगाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और बहुत बड़ा हो तो अब, लेकिन धीरे धीरे फरा ही नहीं रहा है। चलो बिल्कुल, हमारे विशेषज्ञ ने आपको प्रश्न सुन ला है और वे आपको उत्तर दे रहे हैं, सुनो आप जी। देखिए 10 से 12 साल की उम्र, अमूमन बगीचे की उम्र 20 से 25 साल होती है और 10 साल के बाद बगीचे की जो उम्र होती, वैसे तो फलन इसमें कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 20 साल का बगीचा, 20-25 साल बगीचा आराम से चलता है, किसी भी फल वृक्ष का क्यों ना हो। जी जी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने पोषण व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जी। ऐसी अवस्था में पौधे से कम 2 या 3 फीट का फासला छोड़ के 1.5 फीट गहरी और 1 फीट चौड़ी नाली बनाए। वो जो मिट्टी ऊपर की जो उपजाऊ या उर्वर मिट्टी होती है, उसी में 50 किलो गोबर की खाद, आधा किलो DAP, 1 पाव आपका यूरिया और 1 पाव म्यूरेट ऑफ पोटाश, साथ में 10 से 15 ग्राम कोई भी कीटनाशी, चाहे वो दानेदार हो चाहे वो पाउडर के रूप में हो, उसको मिला के उसी मिट्टी में मेड़ से ऐसी बन जाएगी, उसमें हल्का सा पानी दे दें ताकि वो बैठ जाए। ये वो अगर पोषण व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से इनके सीताफल का जो बगीचा है या जो पौधे हैं, अगले वर्ष, इस वर्ष तो चूंकि फलाव कम हो चुका है तो इस वर्ष ज्यादा फायदा नहीं होगा, जो फल लगे हैं वो गिरेंगे नहीं नीचे और उनका भराव अच्छा होगा, उनका आकार सही होगा और स्वादिष्ट भी होंगे। किसान भाइयों को मैं समझाइश देना चाहूंगा, फल वृक्ष कोई भी हो, कम से कम साल में हर 3 महीने या 4 महीने के बाद 3 या 4 बार फल वृक्ष की उम्र को देखते हुए ये जो प्रक्रिया है पोषण की, वो लगातार करनी है। आप इन फसलों को तो खाद पानी और बोने की विधि और तमाम चीजें हमसे पूछते हैं, गेहूं, चना, मटर, मसूर, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, तिलहन, सब कुछ, लेकिन कभी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया जो आपको प्रकृति ने फल वृक्ष बनाया है, आपको बिना मेहनत के, बिना पैसे खर्च करे आपको मीठे मीठे फल देते हैं। आपने कभी सोचा है कि इनकी भी सेवा हमको विभिन्न प्रकार की फसलों या सब्जियों जैसी करना चाहिए? निश्चित मान के चलिए कि अगर आप इनकी सेवा करेंगे तो आपको इनसे भरपूर मेवा मिलेगा और सतत आपको आमदनी का स्रोत बने रहेंगे। जो पैसा आपको फलों से मिलेगा वो पैसा आप अपनी जमीन में, अपनी खेती में, अपनी फसलों के उत्पादन में जो आपके खर्चे होते हैं काम आएगा और आपको खेती बड़ी सुलभ लगने लगेगी। जी लीलाधर जी, आपने कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में सहभागिता करी, आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया हारो, जो हतो किसान वाणी कार्यक्रम को गुरुवारी साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी। आज ये कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में अपनी सहभागिता निभाई प्रधान वैज्ञानिक और अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय खुरई के डॉक्टर MP दुबे ने। तो डॉक्टर साहब, आपने समय निकालो, कार्यक्रम में आए और सुनने वाले किसान भैया बिन्ना हरों को फोन पे इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपने हमको आकाशवाणी सागर के माध्यम से किसानों के हित में बोलने के लिए मौका दिया। लेकिन मेरी सार्थकता तभी प्रमाणित होगी जब हमारे किसान भाई बताई गई चीजों, बताई गई बातों पर बिल्कुल कुछ हद तक अमल करेंगे और उनको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों को ये कार्यक्रम रोचक लगेगा, ज्ञानवर्धक लगेगा और उम्मीद है कि कुछ न कुछ इससे हमारे किसान भाई अर्जित कर अपनी खेती को सफलता की ऊंचाई तक ले जाएंगे और खुद लाभान्वित होंगे, साथ में अपने गांव की, प्रदेश की, देश की खुशहाली में भी आप अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जी एक बार पुनः धन्यवाद डॉक्टर साहब, और पुनः एक बार दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। और भैया आप और चलत चलत बता दें कि आज ये कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू। फिलहाल चाहते हैं अनुमति। राम राम।